हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है आप लोगों के एम्स बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल 2023 सेशन से रिलेटेड। जो भी अभी कैंडिडेट्स हैं जो 2023 सेशन के लिए बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में इन दोनों कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है आज की कि आपकी जो एग्ज़ाम है उसका मोड कैसा होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे हैं रिसेंट कुछ दिन में कि आप लोगों के एक तो एग्ज़ाम मोड कैसा रहने वाला है। इस टॉपिक के हम बात करेंगे। आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन आप लोग एलिजिबल है एग्ज़ाम के लिए, और थर्ड वन इज़ द आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं कि सर जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमें सिर्फ वो बता दो, हम वही चैप्टर पढ़ के हमारी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो यह भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। जो बच्चा एक मीडियम लेवल पे है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रह जाती है। आपको ये चीज़ एंड में बताई जाती है कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम पे आपके पास 10 से 15 दिन रह जाते हैं और 20 से 25 चैप्टर आप उस टाइम पे कर नहीं पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना कि इस सेशन के स्टार्टिंग से ही तुम अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस ज़्यादा करके रखो, मतलब कि आपको पढ़ना तो पूरा कंटेंट रहता है, लेकिन आपका मेन जो फोकस है वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ही रहना चाहिए। तो वो कौन कौन सा चैप्टर है, उन्हीं चैप्टर्स की हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक बने रहना। और कुछ लोग जो अभी 2022 सेशन के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वेट कर रहे हैं, उस वो राउंड होगा या नहीं होगा उसकी भी बात हम इस वीडियो को एंड में करेंगे। तो अगर आपको उससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों की एग्ज़ाम जो है उसका मोड क्या रहने वाला है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा कैसा होगा। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अभी तक एम्स के थ्रू ऑनलाइन मोड में ही करवाया जाता है। सेम डे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के दोनों के एग्जाम्स रहते हैं। किस तरीके से होंगे, जैसे एक शिफ्ट में पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होगा तो दूसरी शिफ्ट में नर्सिंग का एग्ज़ाम होगा। इस तरीके से दो शिफ्ट रहती है, अलग अलग होंगी। दोनों के ही एग्ज़ाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th प्लस 12th इस तरीके से दोनों सब्जेक्ट के रहने वाले, 11th प्लस 12th दोनों क्लासेस के रहने वाले 3 सब्जेक्ट होंगे। और जो नर्सिंग है उसके अंदर सिर्फ 10 क्वेश्चन जो नॉर्मल जी के आता है, करंट जी के, उसके रहने वाले। तो जो नर्सिंग की जो भी कैंडिडेट्स है उनको मैं एक पर्सनली अपना एक गाइडेंस देना चाहता हूँ कि आप लोग अभी नर्सिंग के जो जीके के क्वेश्चन है उन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपको सिर्फ डराने धमकाने के लिए है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स बैठेंगे वो 90 क्वेश्चन तो उनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो हम पढ़ लेंगे या फिर हम जीके पढ़ते हैं, वो पूरी साल जीके पढ़ते रहते हैं। आते वहाँ पे 10 क्वेश्चन तुमने जीके पढ़ी और 10 में से मान लो तुम्हें 3 या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए वहाँ पे, तो सिर्फ 4 क्वेश्चन का प्रॉफिट हुआ। और अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी साल पढ़ी तो 90 में से 90 क्वेश्चन में से अगर 80 भी सही हो गए और 10 वो तुमने छोड़ भी दिए तो तुम एम्स दिल्ली में टॉप रैंक पे टॉप 10 में आने वाले हो। तो आप लोगों पे जो है अभी जीके पे फोकस ही नहीं करना। जब एग्जाम होगी उससे 1-2 दिन पहले जो करंट जीके है उसके कुछ 10-20-50-100 क्वेश्चन हम देख के जाएंगे, उनमें से 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को जीके से डरना नहीं है। ये हुई नर्सिंग की बात। अब मैं कॉमन बात करने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, क्योंकि दोनों का एग्जाम सेम ही जो साइट है वो एम्स कंडक्ट करवा रही है, सेम ही डे पेपर होने वाला है। तो आपके जो पेपर जो मेकर जो बैठे होते हैं एग्जामिनेशन सेक्शन में, वो एक ही इंसान बैठ के आपका पेपर बनाता है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, तो उसका माइंडसेट सेम ही रहने वाला है। इसलिए हम सेम ही बात करेंगे। और आपके लिए आने वाली कुछ वीडियोस में बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं कि सर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए। आने वाली जो फर्दर वीडियोस होंगी मेरी, वो उनके अंदर मैं यही बात करूंगा, आप लोगों को अभी से ही पता चले कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। तो मैं आप लोगों को नर्सिंग और पैरामेडिकल वाले कैंडिडेट्स को सिर्फ उसी से रिलेटेड कंटेंट दूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे। सो ये तो हुई बात अभी की। उसके बाद में आपकी ऑनलाइन मोड होगी, हिंदी मीडियम में भी पेपर आएगा, इंग्लिश मीडियम में भी पेपर आएगा। आपका जो भी मोड है वो आप उस टाइम जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा तब आप उसमें डाल सकते हैं। आपका जो भी मोड है उसी मोड में आपके पास पेपर आएगा। सो आपके जो डाउट्स आ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में पेपर आएगा नहीं आएगा, तो बिल्कुल हिंदी मीडियम में भी पेपर आएगा। उसके बाद में अब जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों की, जिसके लिए आप इस वीडियो में बने हो कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, बस वो हमें आप बता दो, फिर हम उन्हीं को अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से, किस तरीके से आपको वो चैप्टर्स पढ़ने हैं और उनमें भी क्या क्या मेनली क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सबसे पहले फिजिक्स की अगर बात करूँ, फिजिक्स की अगर आपको मैं 12th की बायो की बात करता हूँ सबसे पहले।
उसके बाद में हम केमिस्ट्री की बात करेंगे एंड देन हम फिजिक्स की बात करेंगे। इस तरीके से हम तीनों सब्जेक्ट को करेंगे। बायो के अंदर हम 11th और 12th की बायो है। अगर आप 11th की बायो करेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर डाइवर्सिटी के 3 चैप्टर्स आएंगे। उसके अंदर डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस मतलब मोस्ट ऑफ रहते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसके अंदर 12th का कंटेंट 70 to 80% रहने वाला है और 11th का कंटेंट 20 to 30% रहने वाला है। यस गाइज, ये बात सही है कि 12th का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा रहने वाले। तो आप लोगों को पहली बात तो ये कि 12th पे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन 11th के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो 11th के कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बता रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो के जो मैं चैप्टर्स बोल रहा हूँ या तो आप उनको नोट कर लीजिए या फिर मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो आप पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये और ही अच्छा होगा कि मैं एक एक एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ आपको तो वो भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 11th की बात करें हम तो 11th के अंदर डाइवर्सिटी, उसके बाद में सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है 11th का। उसके बाद में एनिमल किंगडम के बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद में टिश्यू, देन ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से आपको क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको एकदम श्योरली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम 12th की बायो की बात करें तो उसके अंदर आप लोग सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन ह्यूमन जेनेटिक्स, देन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। उसके बाद में इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, आपके जो लास्ट का चैप्टर दिया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ये थे आपके बायो के क्वेश्चंस, आपको एकदम अच्छे से पढ़ने। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको कि आपको यही चैप्टर पढ़ने हैं, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, लेकिन आपका मेन फोकस इन चैप्टर्स पे रहना चाहिए अच्छे से। अगर आपने ये चैप्टर्स भी अगर अच्छे से कर लिए तो आई श्योर दैट आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको अगर और भी अच्छा स्कोर रैंक करना है आपको आपकी ड्रीम कॉलेज तक, तो अभी तो आप सारे पढ़िए, लेकिन इन चैप्टर्स पे अच्छा फोकस रखिए। अब हम बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर आप अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत टफ लगती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है, ऐसे आप लोगों के ही डाउट्स रहते हैं। तो आपको मैं बताऊंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको रेशो बताना होता है, 5-6 आपके पास डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ जाएंगे। बेंजीन के ऊपर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए मिलेंगे आपको। फिर आपको उनमें से पूछेगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है। तो एक क्वेश्चन तो ये 101% श्योर से आता है एग्जाम में कि एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप एसिडिक और बेसिडिक स्ट्रेंथ को अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आप लोग नोट करते रहिए साथ के साथ इस वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको पास कंटेंट रह जाएगा। तो ये तो था ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक से आपको डरना नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से 1-2 क्वेश्चन तो एसिडिक बेसिडिक स्ट्रेंथ का रह जाएगा। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है, इसके अंदर ये क्वेश्चन पक्का रहने वाला है। उसके बाद में हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, आयनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से पढ़िए, केमिकल इक्विलिब्रियम को अच्छे से पढ़िए, केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से पढ़िए एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए। ये जो मैंने टॉपिक बताए फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक है, इनमें से अच्छा खासा कंटेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम बात करें मेटलर्जी चैप्टर जो है 12th का, मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से पक्का 1, 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये भी गाइस 12th का ही चैप्टर है, यहाँ से आपको मिलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको 11th में वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग से आपको श्योरली क्वेश्चन मिलेंगे। देन आपको ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़नी है, पी ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर डायमंड कार्बन ग्रेफाइट ये सब, यहाँ से आपको एकदम एक सिंपल सा क्वेश्चन कि डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा। बस आपको एक बार पढ़ना है अच्छे से, इन चैप्टर्स पे अच्छा फोकस रखना है। उसके बाद आप थर्मोडायनेमिक्स जरूर से पढ़े, थर्मोडायनेमिक्स से भी आपको एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम अब आपकी फेवरेट सब्जेक्ट जो रह गई है फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात 11th की फिजिक्स से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि सर बस अब हो नहीं रही है। तो मैं आपको बताऊँ 11th की फिजिक्स से एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। अगर आपको 11th की फिजिक्स नहीं भी आती है, आप बहुत ज़्यादा डरे हो फिजिक्स से, तो आप एक काम करिए, मतलब मैं सबको ये गाइडेंस नहीं दे रहा, बट जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सर बहुत ज़्यादा फिजिक्स से हमें डर रहता है, ऐसा वैसा कुछ है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार रहने दीजिए 11th। अब 12th की फिजिक्स को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बूस्ट करके पढ़ लीजिए, ताकि 11th की अगर आप पूरी छोड़ भी दो तो भी आप 12th की पूरी कवर अप करो। आप फिजिक्स केमिस्ट्री आप बायो केमिस्ट्री कंप्लीट कीजिए और
अगर आप फिजिक्स से डर रहे हैं तो आप 12th की फिजिक्स कर लीजिए, क्योंकि 12th की फिजिक्स भी अगर आप कर लेंगे तो आपके जो 30 या 33 जो क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, उनमें से आपके 20+ क्वेश्चन तो इजीली आप 12th की फिजिक्स से कर सकते हैं। और मैं जो चैप्टर्स बता रहा हूँ उनसे तो 101% बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी कौन सा क्वेश्चन, YDS यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहाँ से 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वेव ऑप्टिक्स आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद में आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना है। सेमीकंडक्टर में भी लास्ट में जो डायोड वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ से पक्का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है आपको। मॉडर्न फिजिक्स में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में गाइस आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़नी है। यहाँ से आपको कोई भी 101% क्वेश्चन रहता है कि आपको रेजिस्टेंस का वो सर्किट बना के दे दिया, उसके अंदर पूछ लिया कि कौन से की रेजिस्टेंस निकालो, या फिर कैपेसिटर का क्वेश्चन आता है वहाँ से कि कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो ऐसे करके आपके पास एक 101% क्वेश्चन रहने वाला, बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा। आप बस सर्किट को सोल्व करना सीख लीजिए, आपका 101% क्वेश्चन हो जाएगा। और पढ़ना आपको ओवरऑली पूरा चैप्टर है। अब क्योंकि मान लो इस साल यहाँ से क्वेश्चन कहीं और से आ जाए तो आपको पढ़ना पूरा है, बट इन वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद में EMI मैग्नेटिज्म, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी अच्छा एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। मैकेनिक्स से आपको ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 11th की है तो आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपको बहुत टफ लगती है मैकेनिक्स। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो मैकेनिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। फ्लूइड के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स आप जरूर से पढ़िएगा। उसके अंदर रे ऑप्टिक्स एंड AC। रे ऑप्टिक्स के अंदर भी आपको प्रिज्म, वहाँ का 101% क्वेश्चन रहता है। अगर प्रिज्म से नहीं रहेगा तो उससे पहले 1-2 जो सिंपल मिरर के फॉर्मूले, लेंस के फॉर्मूले, वहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, या फिर प्रिज्म से क्वेश्चन रहने वाला है। और अगर यहाँ से नहीं तो जो लास्ट में आई डिफेक्ट दे रखे कि मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, उनके अंदर की कौन सा लेंस यूज़ करे, कौन सा, तो वहाँ से क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये थे मैंने फिजिक्स के वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, EMI मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स, फ्लूइड, हीट थर्मोडाइनमिक, रे ऑप्टिक्स एंड AC। मैंने बहुत ही कम कर दिया आपका सिलेबस गाइस, आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में मैंने बहुत, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, मैंने इसको बहुत छोटा करके बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको, बहुत ही इजी चैप्टर्स है, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है। अगर आपको एक बार इनको आप क्लास लेंगे अच्छे से, कहीं से भी, आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, फिर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वहाँ से आप अपनी एक बार क्लास ख़त्म कीजिए। उसके बाद में आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, कोई भी नीट का उठा सकते हैं, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन उठा सकते हैं। और हाँ, एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे कि सर कौन सी बुक से पढ़े, तो आपको अभी ऐसा कुछ, आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही करते रहिए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि पैरामेडिकल की अलग से बुक लेके आओ, नर्सिंग की, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है, आप नीट की प्रिपरेशन कीजिए, वहाँ से आपका सारा ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नर्सिंग पैरामेडिकल की कर रहे हैं, तो आप लोग जो मैंने चैप्टर्स बताए उन पर फोकस करिए। और बाकी जो चैप्टर्स रह गए हैं, आपके पास टाइम है, अभी तो काफ़ी टाइम है, तो मेरे हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इन चैप्टर्स पे अच्छा खासा फोकस बना के रखना। और उसके बाद में अब लास्ट में मैंने कहा था कि हम बात करेंगे स्टर वैकेंसी राउंड की, होगा या नहीं होगा। तो स्टर वैकेंसी राउंड का अभी देखो, डे बाय डे, मैंने पहले भी कहा था कि चांसेस कम होते जा रहे हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता कि होगा। अगर फिर भी होता है तो आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। सो आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए, आपकी 2023 एग्जाम से रिलेटेड आए, या फिर पिछले साल से रिलेटेड, अभी स्टे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन या फिर कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ऐसी क्वेरी आपसे रिलेटेड होगी, तो जरूर से हमारे चैनल पे अपलोड की जाएगी। आप लोगों को बेफिक्र रहना है, इधर उधर अलग चैनल्स पे कहीं भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल के थ्रू आपको सारी चीज़ें नोटिफाई की जाएगी, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।